अरे काली कलूटी, बाहरी हो गई है क्या? कितनी बार तुझे आवाज दी, फिर भी चाय लाने में इतनी देर कैसे हो गई? माफ कर दीजिए भैया, रसोई में बहुत काम पड़ा था, इसलिए मुझे चाय लाने में थोड़ी देर हो गई। बहाने बनाना बंद कर। तेरी शक्ल तो कोयले जैसी है ही, पर अकल भी पूरी घास चरने गई है। भगवान के लिए अपनी ये काली शक्ल मुझे मत दिखाया कर। बस करो भैया, आरती सुबह से रसोई में आपके लिए ही काम कर रही थी और आप इसके रंग को लेकर हमेशा इतना क्यों कोसते रहते हो? आखिर कसूर क्या है इस बेचारी का? तू चुप रह गोरी मेम साहब, अपने इस मनहूस बहन की वकालत करने की जरूरत नहीं है तुझे। खैर, तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। दिन भर तुम दोनों इस घर में सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती हो। नहीं भैया, हम सुबह से शाम तक घर का सारा काम करते हैं। बल्कि सच तो ये है कि आप इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, कोई काम धाम नहीं करते। भूलो मत अंजलि, तुम दोनों मेरी सौतेली बहनें हो। ज्यादा जुबान मत लड़ाया करो मुझसे। किसी दिन तुम दोनों को जान से मारकर यहीं जमीन में गाड़ दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। विक्रम गंगाराम की पहली पत्नी का बेटा था। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद गंगाराम ने सुमित्रा से शादी की, जिससे 2 जुड़वां बेटियां आरती और अंजलि पैदा हुई। दोनों का चेहरा एक जैसा था, पर किस्मत अलग अलग थी। आरती सांवली थी और अंजलि गौरी, और इसी रंग के भेद और जान से मारने की धमकियों ने उन मासूमों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। गंगाराम और सुमित्रा गरीब किसान थे। वे सुबह सुबह ही खेत को निकल जाते और रात को थककर वापस लौटते थे। उन्हें लगता था कि उनका बड़ा बेटा विक्रम घर पर अपनी बहनों को संभालता होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाते ही विक्रम जल्लाद बन जाता था। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि विक्रम अब काफी बड़ा हो गया है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, न कोई काम धंधा करता है और न ही खेती के काम में आपका हाथ बटाता है। अरे सुमित्रा, तू क्यों फालतू की चिंता करती रहती है? मेरा बेटा भले ही खेत में काम नहीं करता, पर घर पर रहकर अपनी दोनों छोटी बहनों की रक्षा तो करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपको होगा भरोसा, पर मुझे तो अंदर ही अंदर एक डर सताता रहता है। मैंने कई बार गौर किया है, विक्रम का व्यवहार अपनी दोनों बहनों के प्रति ठीक नहीं है। जब भी मैं घर में होती हूँ, उसका रवैया आरती और अंजलि के प्रति बहुत अजीब और कड़क रहता है। मुझे डर है कि हमारी पीठ पीछे वो। बस सुमित्रा, आगे एक शब्द भी मत बोलना। आखिर तुमने दिखा ही दिया कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, तुम सौतेली माँ हो ना। इसलिए मेरे बेटे के खिलाफ तुम्हारे दिल में इतना जहर भरा हुआ है। ये बात सगी या सौतेली माँ की नहीं है, पूरे गांव में विक्रम के नाम की थू थू हो रही है। क्या आपको नहीं पता कि आपका बेटा जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है? चुप रहो तुम। गांव वालों का काम ही है बातें बनाना। जवानी में लड़के थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बेटे को बदनाम करोगी। आज के बाद विक्रम के खिलाफ मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक माँ का दिल समझ रहा था कि घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गंगाराम के अंधे पुत्र मोह और सौतेली माँ के तानों ने सुमित्रा के हाथ पैर बांध दिए थे। वह चाहकर भी अपनी बेटियों की ढाल नहीं बन पा रही थी। उधर विक्रम के सिर पर जुए का कर्ज और लेनदारों का खौफ मंडरा रहा था, जो उसे जल्द ही एक बेहद खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर करने वाला था। विक्रम, अरे ओ विक्रम, बाहर निकल। कब तक घर के अंदर छिपा रहेगा? आज जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं लौटा देता, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा। सेठ की धमकी सुनकर विक्रम तुरंत बाहर आता है। प्रणाम सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, वरना घर में सब परेशान हो जाएंगे। आपको तो पता ही है कि इस समय मेरा हाथ कितना तंग चल रहा है। मैं आपका कर्ज लेकर कहीं भाग तो नहीं रहा हूँ। भागने की हिम्मत मत करना विक्रम। तुम्हारी ये हाथ तंग है वाली कहानी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। सीधे सीधे बताओ, मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? सेठ जी, मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, तब तक मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। अब तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अगर कल सुबह तक मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं मिला
तो मैं सीधे तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा और पूरे गांव वालों के सामने उनसे अपने पैसे मांगूंगा। फिर पूरे समाज में तुम्हारी जो बदनामी होगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। नहीं, अगर पिताजी तक बात पहुंची तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वे तो जीते जी मर जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कृपया करके सेठ जी, बात को पिताजी तक मत ले जाइए। मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे मैं आपका कर्ज चुका सकता हूं। कैसा दूसरा उपाय? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे? पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरी एक छोटी बहन है, आरती। वह घर के कामकाज में बहुत निपुण है। इस कर्ज के बदले में वह रोज सुबह आपके घर आकर घर का सारा काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन और साफ सफाई सब कर दिया करेगी। आप उससे जितना चाहें काम करवा लीजिएगा। बस मेरा कर्ज माफ कर दीजिए और पिताजी को कुछ मत बताइएगा। खैर, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। अगर मुझे घर के काम के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल रही है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परंतु याद रखना विक्रम, अगर तुम्हारी बहन समय से काम पर नहीं आई तो मैं उसी वक्त तुम्हारे घर आ जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, वह कल सुबह से ही आपके घर काम पर पहुंच जाएगी। वह मेरी बात कभी नहीं टाल सकती। अपने गलत कर्मों के कारण विक्रम इस कदर गिर चुका था कि उसने अपनी ही मासूम बहन आरती के स्वाभिमान का सौदा उस सेठ से कर दिया था। अपनी जान और झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने आरती को एक नौकरानी की तरह सेठ के घर भेजने का फैसला कर लिया। आरती, ओ आरती, इधर आ और जरा कान खोलकर सुन ले। कल सुबह से तुझे सेठ जी के यहाँ काम पर जाना है और घर के सारे काम काज करने हैं। याद रखना, अगर तूने वहाँ जाने से मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भैया, मैं तो वहाँ अकेले कैसे जाऊँगी? वहाँ सेठ बहुत गुस्से वाला है। मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। नहीं भैया, कृपया करके मुझे वहाँ मत भेजिए। चुप कर! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, वरना पटक पटक कर मारूंगा। बस कीजिए भैया, अपनी ताकत का खौफ एक मासूम लड़की को मत दिखाइए। मैंने खिड़की से आप दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। आप अपने जुए के कर्ज के बदले आरती को नौकरानी बनाकर उस सेठ के यहाँ काम पर भेज रहे हैं ना? मैं अभी खेत में जाकर पिताजी और माँ को आपके इस घिनौने कृत्य के बारे में बताती हूँ। नहीं अंजलि, ऐसा मत करना। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैंने कल सुबह तक उस जालिम सेठ का कर्ज नहीं लौटाया तो उसके आदमी मुझे जान से मार डालेंगे। क्या तुम दोनों अपने इस इकलौते भाई की लाश देखना चाहती हो? नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती, तू तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है ना। सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मेरा कर्ज उतर जाएगा मैं तुझे वापस बुला लूंगा। इसकी बातों में मत आना आरती। देखा तूने यह कैसे अपना पासा पलट रहा है? पहले यह तुझे डरा रहा था और अब नाटक कर रहा है। नहीं अंजलि, भैया हमारे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते हो, पर हैं तो हमारे भाई ही ना। मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरे कुछ दिन काम करने से भैया की जान बचती है तो मैं सेठ के घर जाने के लिए तैयार हूँ। विक्रम की इस तगड़ी चाल के आगे आरती की मासूमियत हार गई। विक्रम के झूठे नाटक में फंसकर आरती ने खुद को एक अनजाने दलदल में झोंक दिया था। अंजलि अपनी बहन को इस मुसीबत की तरफ बढ़ते देख अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर आरती के फैसले के आगे वह बेबस थी। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ ही गंगाराम और सुमित्रा रोज की तरह अपने खेतों की तरफ निकल गए। घर से उनके कदमों की आवाज जैसे ही दूर हुई, आरती के सीने में डर का एक सैलाब उमड़ पड़ा। आज उसे एक ऐसी चौखट पर जाना था जहां सिर्फ अपमान उसका इंतजार कर रहा था। सीने पर पत्थर रखकर आरती सेठ की हवेली की तरफ जाने लगी। हे भगवान, आज तो ये रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। अंदर से मन कह रहा है कि वापस अपने घर लौट जाओ, पर अगर मैं वापस लौट गई तो सेठ के आदमी मेरे भैया को जान से मार डालेंगे। चलते चलते आरती सेठ के आलीशान मकान के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गई। उसने एक गहरी सांस ली
और सहमी हुई आवाज में बोली, सेठ जी, मैं विक्रम की बहन आरती बोल रही हूँ, कृपया करके दरवाजा खोलिए। आरती की आवाज सुनकर सेठ बाहर आया और आरती को देखकर बोला, अच्छा, तो तू विक्रम की बहन है। नाम तो तेरा आरती है, पर रंग तो तेरा बिल्कुल कोयले जैसा काला है। विक्रम ने जब तेरे बारे में बताया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तू इतनी काली होगी। चल, अब खड़ी मत रह, फटाफट अंदर जाकर सारा काम कर ले। सेठ की बातें सुनकर आरती को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, पर उसने उन्हें अपनी आंखों से बाहर आने नहीं दिया। तभी अंदर से पैर पटकती हुई सेठ की पत्नी बाहर आती है। आरती को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अरे सुनिए जी, सुबह सुबह ये कौन सी आफत घर के अंदर ले आए आप? इसका रंग तो देखिए, बिल्कुल तवे जैसी काली है। सुबह सुबह रसोई का काम शुरू करने से पहले इसका चेहरा देखना पड़ रहा है। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अभी तो विक्रम ने हमारा जो बड़ा कर्ज चुकाना है, ये लड़की उसी कर्ज के बदले यहाँ आई है। अब से ये हमारे घर का सारा काम मुफ्त में करेगी। हमारा पैसा भी बच जाएगा और तुम्हें काम करने के लिए नौकरानी भी नहीं रखनी पड़ेगी। मुफ्त की है तो क्या मेरे घर का धर्म कर्म बिगाड़ेगी? ओए लड़की, कान खोलकर सुन ले। अपनी ये काली परछाई भूलकर भी मेरी रसोई के अंदर मत पड़ने देना। जो भी काम करना है, बर्तन धोना हो, झाड़ू पोछा करना हो या कपड़े साफ करने हो, सब बाहर इस खुले आंगन में ही बैठकर करना। समझ में आई बात? जी मालकिन, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और सुन, अपनी आंखों से आंसू बहाकर यहाँ रोने का नाटक मत करना। अगर काम ढंग का नहीं हुआ तो उसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अपने ही भाई के गुनाहों की सजा आज आरती को भुगतनी पड़ रही थी। हर एक कड़वा शब्द उस मासूम के दिल के आर पार हो रहा था। अपने सांवले रंग के कारण उसे आज जो दुत्कार मिली थी, उसने आरती के मनोबल को मलबे की तरह ढा दिया था। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? कोने में झाड़ू रखा है, उठा उसे और काम शुरू कर। आरती झाड़ू उठाकर आंगन की सफाई करने लगती है। हर बीतते पल के साथ उसका स्वाभिमान अंदर ही अंदर दम तोड़ रहा था। दिन गुजरते गए। आरती रोज अपमान की आग में जलती रही ताकि विक्रम के सिर से उस सेठ का कर्ज उतर सके। लेकिन विक्रम की नसों में दौड़ता जुए और नशे का जहर अब और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। इसी भूख को मिटाने के लिए वह आधी रात के सन्नाटे में गांव की सीमा पर स्थित उस प्रतिबंधित और खौफनाक जंगल के मुहाने पर खड़ा था, जहां हवाएं भी सुबकती हुई महसूस हो रही थीं। इंसान अपनी तबाही के रास्ते पर खुद ही चलकर आता है विक्रम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी हिम्मत होगी। बताओ, क्या फैसला किया है तुमने? मेरा फैसला छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। मेरी एक नहीं बल्कि दो बहनें हैं, आरती और अंजलि। आरती ने उस मामूली सेठ के घर बहुत सेवा कर ली है। मैं अब उन दोनों का सौदा तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। बदले में मुझे इतना पैसा चाहिए कि उस सेठ का बचा खुचा कर्ज एक बार में चुकता हो जाए और बाकी की जिंदगी मैं राजा की तरह ऐश करके जीऊं। पैसों की चिंता मत करो, ये लो। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन सवाल यह है कि तुम उन दोनों को इस खौफनाक जंगल के बीच मेरे इस ठिकाने तक लाओगे कैसे? अगर गांव वालों को भनक भी लगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अंजलि बहुत तेज है, वह मेरे बहकावे में नहीं आएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। वह रहस्यमयी आदमी एक छोटी नीले रंग की शीशी दिखाते हुए विक्रम से बोलता है। ये लो विक्रम, रात के खाने में इसके सिर्फ 2 बूंदें मिला देना। इसे पीने के बाद उनकी अपनी आत्मा पर कोई वश नहीं रहेगा। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा होगा, उनके पैर खुद ब खुद उठेंगे और वे इस काली घाटी की तरफ खींचे चले आएंगे। जब वे खुद चलकर यहाँ आएंगी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है?
क्या तुम उन्हें शहर के किसी बड़े बंगले में रखने वाले हो? ये जानना तुम्हारे अधिकार में नहीं है विक्रम। तुम सिर्फ कीमत गिनो। याद रहे, कल ठीक आधी रात को इस जंगल की सीमा पर मुझे उन दोनों की परछाइयां दिख जानी चाहिए। पैसों के लालच और उस जादुई शीशी के खौफनाक जाल को समेटे विक्रम दबे पांव वापस लौट पड़ा। उसने अपनी ही बहनों की नियति को एक ऐसे अनजान अंधेरे के हवाले कर दिया था जिसके पीछे का सच वाकई खौफनाक था। अगली शाम विक्रम ने अपने चेहरे पर ममता का एक झूठा मुखौटा ओढ़ा और रसोई की तरफ बढ़ गया। ये वही भाई था जिसने कभी अपनी बहनों से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, पर आज उसके लहजे में शहद घुला हुआ था। आरती, अंजलि, कहाँ हो तुम दोनों? जरा यहाँ तो आओ। क्या हुआ भैया? आज आप इतने खुश क्यों हैं? और यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ आरती। इतने दिनों से तूने उस जालिम सेठ के घर जो अपमान सहा है वह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आज मैंने कहीं से पैसों का इंतजाम कर दिया है। तू कल से उस सेठ के यहाँ काम पर नहीं जाएगी। उसका सारा कर्ज मैंने एक ही बार में चुकता कर दिया है। सच भैया? क्या सच में आपका सारा कर्ज उतर गया है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब कल से मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। हाँ मेरी बहना, हमारा सारा कर्ज उतर गया है। अब तुम दोनों जाकर आराम करो। आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। आरती भाई के इस बदले हुए रूप को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके त्याग ने उसके भाई को सुधार दिया है। लेकिन अंजलि एक कोने में खड़ी शांत आंखों से विक्रम को देख रही थी। एक जुआरी भाई का अचानक इतना संवेदनशील हो जाना अंजलि के गले नहीं उतर रहा था। उसका अंतर्मन उसे लगातार आगाह कर रहा था कि इस अत्यधिक प्रेम के पीछे बहुत गहरी और काली साजिश छिपी है। लो, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आरती और अंजलि, जल्दी से शुरू करो। आज पूरे मन से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। भैया के हाथ का खाना तो अमृत जैसा लग रहा है। अंजलि, तू भी खाना। आज तो हमारे घर की सबसे बड़ी मुसीबत टल गई है। भैया, आप बहुत थक गए होंगे। आप भी हमारे साथ बैठिए ना। आपके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? नहीं नहीं अंजलि, तुम लोग खाओ। मैंने दोस्तों के साथ बाहर ही खा लिया था। तुम लोग एक भी निवाला मत छोड़ना। हाँ। भैया की आंखों में खुशी नहीं बल्कि खौफनाक साजिश दिख रही है। कुछ तो गलत है। मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आरती भाई की बातों में आकर पूरा खाना खा लेती है, लेकिन अंजलि चतुराई से निवाले को सिर्फ मुंह के पास ले जाने का नाटक करती है और विक्रम की नजर हटते ही उसे छिपा देती है। रात के 2 बजे थे। पूरे गांव पर सन्नाटे का पहरा था। तभी वशीकरण पेय के प्रभाव से आरती की आंखें खुली और बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर जाने लगी। उधर विक्रम अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका यह पाप उसे किस मोड़ पर ले जाने वाला है। सुनसान और डरावने रास्ते से होते हुए आरती उस प्रतिबंधित जंगल के मोड़ पर पहुंच गई। वहां पेड़ की ओट में रहस्यमय आदमी काली पोशाक पहने खड़ा था। आरती को अकेले अपनी तरफ आता देख उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव आ जाते हैं। ये क्या मजाक है? विक्रम ने तो मुझसे 2 जुड़वाओं बहनों का सौदा किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की आई है, वो भी इतनी काली। जैसे ही वह आदमी गुस्से में आरती की तरफ बढ़ा, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। मैंने सारे गांव वालों को खबर कर दी है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बेटी से दूर हट जाओ। भाग जा यहाँ से पापी, वरना गांव वालों के आने से पहले ही मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। गंगाराम और सुमित्रा की धमकियों से डरकर वह आदमी अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकला। विक्रम, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अपना सामान उठाओ और इसी वक्त इस घर से दफा हो जाओ। लेकिन
पिताजी मेरी बात तो सुनिए। आप बिना वजह मुझ पर भड़क रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चुप कर विक्रम, अपनी अय्याशी और कमजोरी को छिपाने के लिए और कितना झूठ बोलेगा। अरे तू तो इतना गिर गया कि पैसों के लालच में आकर तूने अपनी ही बहनों को किसी अनजान आदमी को बेच दिया। जिस बहन को तू हमेशा काली कहकर दुत्कारता रहा, उसने तेरे जैसे स्वार्थी भाई के लिए उस लालची सेठ के यहाँ दिन रात गुलामी करना मंजूर कर लिया। आरती ने अपनी इज्जत और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि तुम सेठ के कर्ज से मुक्त हो जाओ। वो तो शुक्र है अंजलि का, जिसने समय रहते हमें सब कुछ सच सच बता दिया, वरना आज न जाने कैसा अनर्थ हो जाता। पापा आप तो समझो, मैं तो बस मजाक करता था। मैं आपका बेटा हूँ। क्या आप इस आरती के लिए मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, क्योंकि आज तूने साबित कर दिया है कि असली कालापन आरती के रंग में नहीं, बल्कि तेरी सोच और तेरे इस घटिया दिल में है। आज कान खोलकर सुन ले विक्रम, इंसान के काले या गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसके गुण और समझदारी ही असल मायने रखते हैं। रूप रंग तो वक्त की धूल है जो एक दिन उड़ जाएगी। अब अपना सामान उठा और इसी वक्त यहाँ से निकल जा।